नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं मैथ पेडागोजी के ऑन टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यदि आपको इससे पहले के सेट देखना है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है भाई, यहां पर कहा गया है 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है। बताएं आप लोग इन 4 तरीकों में से कौन सा तरीका गलत है 1/4 को निरूपित करने का। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, जब भी आपको भिन्नात्मक रूप दर्शाना होता है तो आपको आकृति को समान भागों में बांटना होता है। जैसे इसमें देखिए चारों भाग कैसे समान हैं और जो ब्लैक वाला भाग है वो कितना है, पूरे भाग का 1/4 है। यहां पर भी क्या है, चारों भाग समान हैं। यहां पर भी क्या है, चारों भाग समान हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी में हम देख सकते हैं कोई भाग छोटा है कोई भाग बड़ा है, अर्थात क्या है, चारों भाग समान नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं यह तरीका गलत है 1/4 को निरूपित करने का, क्योंकि हमें भिन्नात्मक रूप दर्शाने के लिए समान भाग करने होते हैं। समझ गए ना। चलिए भैया, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहां पर भाई बोला गया है कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम उपकरण है श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स के नेट से या फिर क्यूब से। तो मेरे भाई, यदि आपको कक्षा 2 के जो बच्चे हैं उन्हें सरल आकृतियों, उसके लंबे किनारों से परिचित कराना है तो सबसे अच्छा उपकरण होगा आपके पास जियो बोर्ड। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो लेकर आता हूं। यहां पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला प्रश्न होता क्या है, क्या आपको पता है? ऐसा प्रश्न भाई मेरे जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं। ठीक है, जिसकी क्या है, एक से अधिक उत्तर होते हैं, उसे कहा जाता है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। जैसे यहां पर ऑप्शन ए में देखें हम 2/7 से 7 कितना ज्यादा है, तो मेरे भाई आपको क्या करना होगा, यहां पर 7 में से 2/7 घटाएंगे तो चल जाएगा पता कितना ज्यादा है। अर्थात इसका एक ही उत्तर होगा, मतलब ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं है। इनको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है भाई मेरे, तो इसका भी एक ही उत्तर होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, तो इसका भी क्या एक ही उत्तर होगा। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन डी में कहा गया है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखें, तो मेरे भाई यहां पर आपके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। 2.7 से बड़ी संख्याओं की बात की गई है तो भैया 3 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, इस तरह से क्या है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो 2.7 से बड़ी होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर भाई बोला गया है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है। रोल प्ले, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या फिर प्रश्नोत्तरी। आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी यहां पर आपको आकलन करना है, तो मेरे भाई इसके लिए सबसे बेस्ट होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। इससे आप सही तरीके से विद्यार्थियों का आकलन कर सकते हैं। ओके, चलिए मेरे भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और यदि आपको अन्य विषय के प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा सभी विषय का। ठीक है, यहां पर बोला गया है भाई
NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कैसे शीर्षक भैया कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक में? कबाड़ वाली, भोपाल की सेल, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो बताना है जो परिवर्तन भाई मेरे क्यों किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई मेरे। ऑप्शन ए रहे कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए नहीं मेरे भाई, उन्हें अलग सा समझाने के लिए नहीं। ऑप्शन डी में क्या है? दैनिक जीवन से मैं जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बिल्कुल सही है मेरे भाई। कक्षा 4 में जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसमें शीर्षक इसलिए ऐसे रखे गए हैं कबाड़ वाली, भोपाल की सैर, क्योंकि ताकि जो बच्चे हैं भाई मेरे उन्हें आप दैनिक जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे जोड़ सकें, जिससे उसमें रोचकता उत्पन्न हो। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। मेरे भाई हम सभी जानते हैं गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है? अमूर्त है ना? अमूर्त है ना? तो बताना है कि इसका जो पहला चरण है भाई मेरे कब प्रारंभ होता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है भाई मेरे? बच्चों में कल्पना करने की और जो सोचने की क्षमता है धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर क्या बोला गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात NCF 2005 की यहां पर बात की गई है कि NCF 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खालिस्तान पर केंद्रित है। मेरे भाई जो NCF 2005 है यह अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि बताना है किस पर केंद्रित है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर नहीं भैया, इस पर नहीं है। परिभाषा और सूत्रों को याद करने नहीं, नियमित गृह कार्य जमा करने नहीं, बल्कि यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, क्योंकि यहां पर बात हुई है रचनावादी उपागम की। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है भाई मेरे ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट रहता है आपको कमेंट करके बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, आपका ही परिवार है। ठीक है, यहां पर बोला गया है प्रश्न क्रमांक 8 में बेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, सॉरी माफ कीजिएगा यहां पर अनौपचारिक निगमन, और फिर इसके बाद औपचारिक निगमन और दृढ़ता। इस तरह से 5 स्तर हैं। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुवचन दिए गए। देखिए इस तरह से क्या है, कक्षा 3 के बच्चों को छांटने के लिए कुछ बहुवचन दिए गए और कहा गया वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। तो बताना है यह बच्चा बेन हिले के ज्यामितीय विचार के खालिस्तान स्तर पर है। तो मेरे भाई यदि वह बच्चे यहां पर आप देख सकते हैं भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है, तो मेरे भाई यह जो बच्चा है बेन हिले के ज्यामितीय विचार के अनुसार चाक्षुषीकरण के स्तर पर होगा। यहां पर जो हमारा भैया करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल अर्थात पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि होगी। अब यहां पर प्रश्न में आप देखें दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ ही क्या कर रहा है? गणितीय जर्नल अर्थात गणितीय पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। तो बताइए कौन सी गतिविधि होगी?
ऑप्शन ए में कहा गया है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बिल्कुल भाई, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से उचित भिन्न है, बताएं इसमें 4 में से कौन सी उचित भिन्न है। उचित भिन्न जिसको समभिन्न भी कहा जाता है भाई मेरे, तो ध्यान रखिए भाई मेरे जिसका अंश हर से कम होता है, अंश कहलाता है भाई मेरे ऊपर का और नीचे का कहलाता है हर। तो जिसका अंश हर से कम होता है उसे कहा जाता है भाई मेरे उचित भिन्न या समभिन्न। तो यहां पर हम देखें 3/5, मतलब जो अंश है वो 3 है और हर कितना है 5, अर्थात यहां पर अंश कम है हर से, अर्थात यह एक उचित भिन्न होगी। समझ गए ना। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि भाई मेरे ये थोड़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ऐसे भैया क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन इजी ही आएंगे, उसमें भाई मेरे सभी तरह के प्रश्न आते हैं, इजी भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, मीडियम भी, अर्थात हम कह सकते हैं मॉडरेट टोटल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भाई मेरे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 11 में कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुजों में 3 कोण का योग 180 होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो बताना है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो राशिद भैया वह कौन से स्तर पर है, बताइए कौन से स्तर पर होगा भैया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ध्यान रखिए यदि कोई शिक्षार्थी भाई मेरे प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है परंतु उस प्रकार के प्रश्नों को व्याख्या करने में वो असमर्थ होता है तो वह जो बच्चा है भाई मेरे पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर होगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा है गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय क्या है। प्रश्न ध्यान से समझना मेरे भाई, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना। ये तो भैया बिल्कुल सही है। जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित पूर्व ज्ञान की जांच करना, बिल्कुल भैया ये भी सही है। शिक्षार्थियों को अवधारणा के अनुप्रयोगों से अवगत कराना जिससे दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए, बिल्कुल मेरे भाई ये भी सही है क्योंकि दैनिक जीवन से यदि आप जोड़ते हैं तो इससे क्या है बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। ऑप्शन डी में कहा गया उपरोक्त सभी, तो हम कह सकते हैं यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, ये किसने कहा मेरे भाई, हैगोवर, लुक्स, बेंजामिन, पियरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये जो कथन आप देख रहे हैं ये है बेंजामिन पियरे का। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 14 पर आ चुके हैं। यहां पर कहा गया है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आप गणित शिक्षण करते हैं बच्चों के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई मेरे, सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। केवल इसलिए करते हैं भाई मेरे आपकी कि सवाल हल करने की क्षमता का विकास हो जाए, बस सूत्र याद करने की क्षमता का विकास कर दे। भैया याद करने की बात को भैया कभी फोकस नहीं किया जाता है, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तो बिल्कुल मेरे भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है मेरे भाई, इसलिए आपको तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का बच्चे में विकास करना होगा। ठीक है, समझते जा रहे हो ना जो समझा रहा हूं। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम, ये मत सोचना 10 ग्राम, कोई लोग सोचेगा 10 और 1 ग्राम,
10 ग्राम, क्या ये 10 ग्राम हो गया। तो मेरे भाई इसका वजन से कोई लेना देना नहीं है, ये आप समझ जाएं, ठीक है। 10 ग्राम क्या है, एक पुरानी चीनी पहेली है, विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग की जाती है, या फिर इसके 5 या 7 टुकड़े होते हैं। आपको क्या करना है, इसमें से इन 4 में से सही उत्तर को छांटना है कि क्या होगा। तो मेरे भाई जो 10 ग्राम है यह एक पुरानी चीनी पहेली है भाई। इसमें क्या होता है, 5 या 7 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसका यूज होता है ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं सभी यहां पर हमारे करेक्ट आंसर हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। मुझे उम्मीद है साथियों आपको इस क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो भाई सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।